सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर आरुषि के मां बाप को कातिल करार दे दिया गया है। उन्हें उम्र कैद की सजा दे दी गई है, जेल चले गए हैं। 5.5 साल से देश में बहस चल रही थी कि किस हालात में क्या देखकर क्या हुआ उस रात कि आरुषि के मां बाप कातिल बन गए। अदालत ने फैसला सुना दिया है, उन्हें गुनाहगार बता दिया है। लेकिन आरुषि के मां बाप लगातार कल से आज तक उनकी तरफ से यह संकेत दिया गया वो बेकसूर हैं। यह भी खबर आई कि आरुषि की मां का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, रोने की भी बातें आई, लेकिन उसके बाद भी वो गुनाहगार है। कानून की नजर में वो गुनाहगार है। सवाल यही कि गुनाहगार क्यों बने आरुषि के मां बाप, और अदालत ने क्या सबूत देखकर, किन हालात में, क्या परिस्थिति जन्य सबूत थे जिसके आधार पर अदालत ने माना कि आरुषि के मां बाप ही हैं कातिल। जस्टिस फखरुद्दीन, तमाम चीजें हैं, हम बात करेंगे। फिर उस रात जो कुछ हुआ, प्रोवोकेशन, गुस्सा, आक्रोश जिसका जिक्र बार बार है, जजमेंट के बहुत सारे पन्ने हम लोग देख रहे थे। मोटिव को लेकर अभी भी बहुत जगह क्लैरिटी नहीं है कि मोटिव क्या था। हालात एक ताना बाना बुना गया है कि घर में 4 लोग थे, 2 का कत्ल हो गया, 2 उसमें बच गए, तो जाहिर है उनको प्रूव करना है। कुछ और सबूतों की बात, आरुषि की डेड बॉडी के समय जिस ढंग से ड्रेसअप किया गया वो बात, बॉटल, शराब की बॉटल, उस पर कुछ डीएनए, फिंगरप्रिंट, तमाम ऐसी बातें हैं। लेकिन मोटिव की का क्लैरिटी, कोई सबूत, कोई विटनेस नहीं है जिसके आधार पर माना जाए कि यही मोटिव हो सकता है। बिल्कुल सही आपने फरमाया। अब मैं इस जजमेंट में और ऐसे भी ये मोटिव बताने वाले यही 2 आदमी थे। 4 आदमी जैसे थ्योरी आई, 60 होते तो बाकी बताते, लेकिन जो लास्ट थ्योरी करके आई 4 थे। अच्छा, मोटिव फरियादी भी यही है और अल्टीमेटली यही आए। ये माता पिता वालिदैन भी उन्हीं के हैं। अब मोटिव सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली 2013 में कहा है कि ये जरूरी नहीं है कि मोटिव सबूत हो पाए। मोटिव एक करोबेटिव सर्कमस्टांस है। बाकी मोटिव के लिए मैं एक जस्ट बता रहा हूं। मोटिव की वजह किससे पूछी जाती है? भाई आपके बच्चे की डेथ हो गई, क्या वजह हो सकती है आप बताइए, सोचकर किसी भी आदमी से, क्योंकि फरियादी वही है। तो मोटिव बताने की बात इनकी थी। मैं दूसरी बात जो बता रहा हूं, इसमें जो जज साहब ने जो अभी पूरा फैसला नहीं देखा, लेकिन जितने आपने पेजेस दिए हैं, इसमें पहली बात जो मोटिव है सुप्रीम कोर्ट केसेस है, और ये एक है भी नहीं, ब्लाइंड भी होता है। मैं ये कह रहा हूं कि मोटिव बिल्कुल जरूरी नहीं है, ये बात निकाल देनी चाहिए। जिसको हम लोग मोटिव मान रहे हैं, जिस पर बहस हम कर रहे हैं कि कुछ कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में देखा, जिसको पुलिस ने भी, यूपी पुलिस ने शुरुआती 1 हफ्ते के अंदर कह दिया, उस कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में देखने या उस मोटिव का कोई सबूत नहीं है। मैं बता रहा हूं। और तलवार दंपति ने कन्फेस नहीं, अदालत ने यही लिया है। इस अदालत में मैं पढ़ रहा था, दफा 313 का बयान जो होता है, जितनी भी सर्कमस्टांसेस खिलाफ आई, जो आपने अभी बताया है, ये सब इनके सामने रखी गई कि आपको क्या कहना है इनके बारे में। इनका जवाब अभी तक जो इस जजमेंट में आया है, वो इनके जो बयान, मुल्जिम बयान कहलाता है। हर मुल्जिम को, देखिए अदालत का एक प्रोसीजर ये है कि जितनी भी खिलाफ शहादत आई है उसका जो पेश किया जाता है मुल्जिम के सामने, प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपके खिलाफ ये आया है, ये आया है, ये आया, ये आया है, ये आया है, आपकी क्या सफाई है। इन्होंने अपने जवाब में ये कहा झूठ है, नहीं मालूम, ये इस तरह से आया है। पूरा क्या बयान आया कि, लेकिन अदालत ने जो लिखा है, जो मैं पहले ये पेज 200 में आपने दिया, इसमें ये लिखा है कि इन्होंने कोई अपने उसके बारे में कोई सफाई नहीं दी, उन सवालों का जवाब नहीं दिया। तो इनकी खामोशी इस बात की तरफ भी इशारा करती है। और सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं, रात में भी अभी 2 हैं और 2 में 1 का मर्डर हो जाता है, तो उसके बाद अब ऐसे केसेस हैं, तो उनमें उन्हीं को बोलना पड़ेगा। जी, उन्हीं को बताना। मानसिकता की बात हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जज साहब कह रहे हैं। और किस मनोदशा में माँ बाप कातिल हुए, अगर हम राजेश तलवार की बात करें। आप देखिए कि राजेश तलवार जी जो हैं, उनका एक व्यक्तित्व ऐसा ही रहा, गुस्सेल, और प्यार भी बहुत करते थे बच्ची से। तो ऐसे हालात में जब सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस आपके खिलाफ जाती है, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप उसको नकारें, आप उतनी तथ्य कोर्ट को दें कि मैं गिल्टी नहीं हूं। ये साबित करना आपका फर्ज बनता है, आपका दायित्व बनता है। जहां पे ये लोग नाकाम साबित हुए,
इसलिए मान लिया गया कि वो दोषी है। सही है, हम फिर कानून। एक चीज और, जब भी आप क्राइम सीन को डॉक्टर करते हैं या उसको ड्रेसअप करते हैं तो मोटिव आपके खुलासे से सामने आ जाती है। अगर आपने क्राइम सीन से छेड़छाड़ नहीं की होती तो बात शायद आपके ऊपर नहीं आती, लेकिन आपने बारीकी तक जाके अपनी ड्रेस से लेके बच्ची की कपड़ों को चेंज करना, तमाम कमरों को साफ करना, तमाम ब्लड्स के धब्बे मिटाना, ये कौन सी मानसिकता है? अमूमन जो माँ बाप एक बच्चे को कई बार मास्टरमाइंड की तरह काम करते हुए नजर आते हैं। ये भी एक सवाल है कि कई बार उसके बाद जो उनका बॉडी लैंग्वेज, जिस समय पुलिस पहुंची, जिस ढंग से उनका स्टोन फेस माँ बाप का था, जिस ढंग से पुलिस को डाइवर्ट करने की कोशिश की, उसके बाद लगातार कहा गया रोते हुए देखे गए, आंसू बहे, लेकिन जितना चेहरा जितनी बार हमने देखा वो गम जो दिखना चाहिए इकलौती बेटी का, वो कई बार तलवार दंपत्ति के चेहरे पर नहीं दिखा। टीना, आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बार सबसे पहले चलते नगमा, मुंबई से जुड़ी है नगमा। फैसला, जो सबसे बड़ा फैसला है आरुषि हत्याकांड में आ चुका है। फैसला तो कल ही हुआ था, गुनाहगार कल साबित हुए थे, आज उन्हें उम्र कैद की सजा मिल गई। हम माँ बाप की उस मनोदशा का जिक्र कर रहे हैं, हम समझना चाह रहे हैं माँ बाप की मनोदशा। जो बातें कही जा रही है, कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में देखा, गुस्से और आक्रोश पर काबू नहीं कर पाए और तलवार दंपत्ति ने कत्ल कर दिया अपनी इकलौती बेटी का। तमाम सबूत और उससे जुड़ी हुई तमाम बातों पर पिछले 2 दिन से भी बात हम लोग कर रहे हैं और 5.5 साल से टेलीविजन चैनल पर अलग अलग ढंग से बहस हो रही है। सवाल वही, मनोदशा, मां बाप किस हालत में, किस परिस्थिति में कातिल हो गया, और क्या जिस परिस्थिति में वो मां बाप कातिल हुआ, यही परिस्थिति हर मां बाप को कातिल बना सकता है? नगमा। देखिए, मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकती और न ही मैं किसी को दोषी ठहरा सकती हूँ। जजमेंट आई है, वर्डिक्ट आया है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि माँ और बेटी का रिश्ता या माँ बाप और बेटी का रिश्ता दागी नहीं होना चाहिए और फिर भी हमें एक बेनिफिट ऑफ डाउट उनको देना चाहिए, क्योंकि 5.5 साल में हमने देखा है कि बहुत एविडेंस में टैंपरिंग हुई है, जहां पर 99% केस फॉरेंसिक एविडेंस पे होनी चाहिए थी और 1% वकीलों की दलीलें और फिर विटनेसेस के टेस्टिमनीज पे होनी चाहिए थी। वहां पर उल्टा हुआ है, वहां पर दलीलें 99% वकीलों की दलीलों पे हुई थी और विटनेसेस के टेस्टिमनीज पे हुई है और सिर्फ 1% एविडेंस पे निर्धारित रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर उनको बेनिफिट ऑफ डाउट एक देकर उनको जो भी उनकी रिहायत होती है कानूनी तरीके से, उन्हें जो भी रिहायत मिलनी चाहिए वो उन्हें मिलनी चाहिए। अभी उनकी सजा, बेनिफिट ऑफ डाउट की गुंजाइश कहाँ है? 5.5 साल से जिस ढंग से केस को डाइवर्ट करने, लीपापोती करने, बार बार सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट तक ने फटकार लगा के उन्हें भेज दिया। प्रोटेस्ट पिटीशन उन्होंने फाइल की, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया कि अब वक्त बर्बाद मत करिए, आप लोअर कोर्ट में जाइए। क्लोजर रिपोर्ट सबमिट हुई कोर्ट में, सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट दी तो इन्होंने एक प्रोटेस्ट पिटीशन दी कि हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो प्रोटेस्ट पिटीशन इनके ऊपर उल्टी पड़ गई। आभा सिंह, आपको लगता है जैसा नगमा करी बेनिफिट ऑफ डाउट है? हालांकि 200 से ज्यादा पेज का जजमेंट है, अभी जज साहब हमारे साथ हैं, उन्होंने भी कुछ पन्ने देखे, हमने भी लगातार देखे। कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट में जितने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, हालात, उन हालातों की कड़ियां जोड़कर साफ साफ तौर पर कह दिया माँ बाप ने कत्ल किया। तो यहां कहीं गुंजाइश है जैसा कि नगमा कह रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नगमा ये नहीं कह रही है, नगमा कह रही बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, उसी की बात करो। बेनिफिट ऑफ डाउट की बात और कह रही है कि 1% है सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। नहीं, ये बात नहीं। बेनिफिट ऑफ डाउट 1% एविडेंस है, लेकिन नगमा जी, कोर्ट जो है ठोस सबूतों पे जाता है, कोई भी जजमेंट इस तरह से नहीं आता। तलवार के वकीलों को भी पूरा समय दिया गया कि वो अपने सफाई में सबूत पेश करें। इंडियन एविडेंस एक्ट का 106 सेक्शन क्लियरली कहता है बर्डन ऑफ प्रूफ जो एक्यूज है उसके ऊपर होता है। ये लोग अपनी सफाई में सबूत नहीं रख पाए और जो सीबीआई की कड़ियां थी वो बिल्कुल जुड़ती हुई है, क्योंकि उस दिन 4 ही लोग थे घर में, बाहर से कोई आया नहीं। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसको टैंपर किया गया। जो जिस तरह से ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको फटकार लगाई कि आप कोर्ट का समय जाया कर रहे हैं। आप जो है ये चाहते थे कि सीबीआई टीम 1 के जो जॉइंट डायरेक्टर अरुण कुमार थे उनको भी विटनेस बनाया जाए, सीबीआई को बोला जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा
हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं कह सकते आप किसको विटनेस बनाइए नहीं बनाइए। तो इनको भी पूरे वकील मिले हैं, ये हर जगह गए हैं और आज जो है इसमें सच की जीत हुई है, क्योंकि जो शुरू में गलतियां हुई पुलिस की, इसलिए सीबीआई ने ईमानदारी से क्लोजर रिपोर्ट पुटअप करी। उसने कहा हमारे पास जो इंक्वायरी है उसमें लगता है कि इन्होंने मर्डर किया है, लेकिन हमारे पास सबूत नहीं है, क्योंकि उस रात में तलवार दंपति ने बहुत सफाई से सारे सबूत मिटा दिए। और बहुत जगह हुआ है कि नहीं मिलता है जिस औजार से मर्डर किया गया, लेकिन तब भी मर्डर होता है। कितनी बार मोटिव नहीं मिलता तो भी केसेस प्रूव हुए। तो वही लिखा है जजमेंट में कई केसेस का हवाला जज साहब ने यही लिखा है कि कई बार मोटिव नहीं होता है, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से साबित हो जाता है कि यही है कातिल। यही उन्होंने लिखा है जजमेंट में। नगमा जी से मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि अगर आप इनोसेंट हैं, मान लिया जैसे ये कह रहे हैं कि पेरेंट्स गुनहगार नहीं है, तो ये आपके दायित्व है कि आप इसे प्रूव करें कि आप इनोसेंट हैं। आप वहां पे क्यों चूक रहे हैं बार बार? 5-5.5 साल से आपने ये नहीं प्रूव कर पाए कि आप लोग इनोसेंट थे। और सबसे बड़ी बात, जो मकान आप देखें और उस मकान की चाबियां आपके पास थी, मकान बंद था अंदर से। जो मेड सर्वेंट आई है उसको नुपुर जी ने चाबी अंदर से बाहर फेंका, तो बाहर से ताला लगाया गया। अगर कोई बाहर से लगा रहा है, चाबी नुपुर जी के पास कैसे है? एक सवाल है कि मान लीजिए राजेश तलवार ने हॉकी स्टिक से गोल्फ स्टिक से अटैक किया और जो भी किया, मैं फिर उसी सवाल पर आता हूँ। बहुत सारे नए दर्शक होंगे, माँ भी कैसे उसी मानसिकता में आ गई? या माँ ने देखा सब कुछ, सारे 5 साल चुपचाप सुनती रही, या उनके पास कोई विकल्प नहीं था कि पति फंस गया तो हम साथ खड़े रहना है? देखिए, ऐसा हुआ कि जो मुझे लगता है, जिसको हम मतलब एक प्लॉटिंग हमारे दिमाग में जो आती है इस केस की, वो ऐसी आती है कि देखिए उनको लगा कि अब हम अपना बच्चा खो चुके हैं। मारना वो हेमराज को चाहते थे, बच्ची को गलती से लग जाता है, बच्ची मर जाती है। और बच्ची को आप अगर चार्जशीट में देखेंगे तो बच्ची को स्लिट भी बाद में किया गया। जो टाइमिंग है वो हेमराज के और उसके स्लिट के अलग अलग है। हेमराज को मार के हॉकी स्टिक से, जो आप ब्लड स्टेन्स कह रहे हैं सीढ़ियों पे मिले, जिसे वॉश किया गया, हॉकी स्टिक से जो गोल्फ स्टिक से जो मारा गया, हेमराज के सिर्फ गोल्फ स्टिक के जो ब्लड स्टेन थे वो सीढ़ियों पे मिले और स्लिट उसे ऊपर ले जाके किया गया। तो जब इनफैक्ट मतलब ये जो स्लिटिंग की गई वो भी जस्टिफाई करने के लिए की गई कि अगर स्लिटिंग हुई है तो सिर्फ हेमराज की क्यों हुई है। तो बहुत मैनिपुलेटेड तरीके से इन्होंने अपनी बच्ची जब बिल्कुल इनकी मर गई और इन्हें लगा अब इसमें जान नहीं है, क्योंकि डॉक्टर थे दोनों, जानकार थे डॉक्टरी के, तो इन्होंने अपनी बेटी को भी स्लिट किया। आपके हिसाब से आप मानसिकता की, समाज की मानसिकता की बात करती हैं, आरुषि केस समाज के लिए, देश के लिए कोई सबक है? इससे कुछ निकलता है कि कुछ सबक लेने की जरूरत है? बिल्कुल। ये जो हमारा जो अभी संविधान में हम नए नए रूल्स लेके आ रहे हैं, तो आज का जो दौर है वो ऐसा है कि एक बच्ची अपने पेरेंट्स के घर में वालिदैन के हाथों भी महफूज नहीं है। तो वहाँ पे हमें ये सबक लेनी चाहिए कि हम कहाँ से चूक रहे हैं। हमारा जो परिवार का जो ढांचा है, जो एक बॉन्डिंग है, वो कहीं पे गड़बड़ा रही है। अगर आप उसको बारीकी से जांचें तो आप देखेंगे कि जो रिश्ता है, एक इंसानी जज्बाती रिश्ता जो होता है हस्बैंड वाइफ में, माँ बच्चे में, वो चीज गड़बड़ाने लग रही है। तो कहीं पे ना कहीं पे हम बहुत बड़ी गफलत में फंसते चले जा रहे हैं। और यहाँ तो केस अजीत जी, इस बच्चे का ये टेस्ट ट्यूब बेबी था, 9 साल बाद हुआ था, इकलौता बच्चा था, बहुत सालों बाद इनको मिला था। तो नगमा, इतना कुछ सबूत है 5.5 साल से। हम ठीक है, कोई चश्मदीद नहीं है, दो लोग जो लगातार बहस हो रही है। एक थ्योरी 4000 बार हम हर चैनल पर सुन चुके हैं। 4 लोग थे, 2 का कत्ल हो गया, 2 बच गए, तो अब वही 2 कातिल हैं। ये 4-5 साल से चैनल पर हम 4000 बार अलग अलग चैनल पर हम सब लोग इस पर चर्चा में शामिल हो चुके हैं। आपको क्यों लगता है बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाना चाहिए तलवार को, नगमा? इसलिए क्योंकि एक तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जब तक गिल्टी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट एक अपराधी को नहीं ठहराया जाता, तब तक वो गुनहगार नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन फिर भी हम जज का फैसले का हम रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन मेरा कहने का इतना मतलब है कि वो लोग फिर भी अपनी दलीलें दे रहे हैं। वो लोग, एक सेकंड मेरी बात पूरी होने दीजिए, वो लोग फिर भी अपनी दलीलें दे रहे हैं। वो फिर भी कह रहे हैं कि और भी निशान मिले हैं लोगों के, और भी ये सब चीजें हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब उनको कानून की तरफ से कोई रियायत मिल रही है कि वो जाके आगे अपना दरवाजा खटखटा सकते हैं, अपने तो आगे खटखटाए ना, वो कौन होता है? वो तो लोअर कोर्ट से अगर उन्हें मैं नगमा जी को करेक्ट करना चाहूंगी। झूठी FIR लिखाना, कोर्ट को गुमराह करना,
सिस्टम को गुमराह करना और पूरी जुडिशियल सिस्टम जो आपने पूरा घुमा दिया, उसके बाद एक प्रोटेस्ट सीडी पिटीशन की आप चाबी लगाते हैं। ऊपर छत की टेरेस कहीं थी, हेमराज की लाश ऊपर पड़ी Evidence थी, हटा दिया। सुबह मेड सर्वेंट आई, उसको कह दिया देखो क्या हाल है, और उसने रो भी नहीं दी। पहले कहा हेमराज दूध लेने गया है, जो जी, कि बिल्कुल। चार्जशीट पे है। पहले कहा दूध लेने गया, बाद में कहा देखो हेमराज क्या कर गया। दूसरी बात देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा झूठी एफआईआर लिखाना, तो अगर आप कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं तो मोटिव तो वहीं प्रूव हो जाता है, जैसे जज साहब ने कहा। देखिए, जो अभी टीना जी ने कहा वो बिल्कुल मैं इस बात से सहमत है हम लोग कि यदि कन्फेस कर लेते ये तलवार दंपत्ति, तो मैं समझता हूं कि उनमें गैर इरादतन हत्या का मामला इसमें दर्ज होता बिल्कुल। और उनको रियायत कोर्ट से मिल जाती। उन्होंने जो ये चालाकी की है और उसको षड्यंत्र बना के जो पेश कर दिया, और दुनिया की नजर में जो ये साबित हुआ कि षड्यंत्र के तहत हत्या की गई है, Culpable homicide में उसकी- जा सकता था केस। उसकी वजह से उनको ये आज भुगतना पड़ा और डिफेंस लिया जा और सकता क्योंकि ये प्रभावशाली फैमिली है, उन्हें ये भरोसा था। उत्तर प्रदेश के आईजी ने एक हफ्ते के अंदर अंदर बयान देके कह दिया कि इन लोग ये आपत्तिजनक स्थिति में मिले और इस कारण गुस्से में आकर जो तलवार और दंपत्ति पुलिस ने की उसकी हत्या इनिशियल की। थ्योरी यही थी, जिसकी हाँ, 8 दिन और पुलिस यही कहती रही, लेकिन जिसको उनको ये नहीं उम्मीद माना। थी